नमस्कार, डेली डायरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। माता वैष्णो देवी की महिमा से कोई भी अनजान नहीं है और आज के समय में तो मां के भवन के पहले चरण तक पहुंचने के लिए ट्रेन की व्यवस्था भी हो गई है। पहले लोग जम्मू आते थे और जम्मू से फिर कटरा जाने तक के लिए वो बस, हेलीकॉप्टर और ऑटो का सहारा लेते थे, लेकिन आज मां के दरबार तक पहुंचने के लिए ट्रेन की व्यवस्था कर दी गई है। अब लोग सीधे कटरा तक ट्रेन से पहुंच सकते हैं। माता वैष्णो देवी के दरबार जाने के लिए लोगों को 14 किलोमीटर का लंबा सफर तय करना पड़ता है। ये सफर तय होता है कटरा से माता वैष्णो देवी के भवन तक। ये 14 किलोमीटर का लंबा सफर है। इसके बाद आपको 3 किलोमीटर भैरव बाबा के लिए और चढ़ना पड़ता है। कुल मिलाकर ये 17 किलोमीटर की चढ़ाई है, क्योंकि कहा जाता है कि माता के दर्शन के बाद अगर आपने भैरव बाबा के दर्शन नहीं किए तो ये दर्शन अधूरे माने जाएंगे। आपको बता दें कि डेली डायरी की टीम ने भी माता के दर्शन किए और पूरे सफर को अपने कैमरे में आपके लिए कैद कर लिया। इस वीडियो को देखिए और जानिए कि माता वैष्णो देवी का सफर कैसे होता है और किन किन सावधानियों को आपको बरतना पड़ता है। इस वीडियो को देखें और अगर आपको माता वैष्णो देवी के दर्शन प्राप्त हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार, डेली डायरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज डेली डायरी की टीम माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए निकली है और अब हम आ चुके हैं जम्मू तवी के रेलवे स्टेशन पर। यहाँ के बारे में हमारे सहयोगी दुर्गा प्रसाद मिश्रा जी आप सबको बताएंगे। दुर्गा प्रसाद जी, इस स्टेशन के थोड़े इतिहास के बारे में बताइए। मतलब हम माता वैष्णो देवी जा रहे हैं, हम लोगों को बताएंगे पूरे टूर के बारे में। आप थोड़ा इसके बारे में डिस्क्राइब करिए कि हम इसका क्या महत्व और क्या चीज़ें यहाँ पे इम्पेक्ट करती हैं लोगों को। पहले तो कहूँगा कि जय माता दी। हम सब डेली डायरी न्यूज़ की जो टीम है ये माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आई है और हम इस समय मौजूद हैं जम्मू तवी में, जो कि समुद्र तल से 343 मीटर ऊंचा है और यह स्थान काफ़ी अच्छा है। और ठंड में तो यहाँ पे ठंड पड़ती है, बाकी गर्मी में भी इसका मौसम काफ़ी सुहाना रहता है, काफ़ी अच्छा रहता है। जम्मू तवी घूमने के लिए भी आप जम्मू तवी से आगे वैष्णो देवी जाने के लिए हमें यहाँ दूसरे ट्रेन का सहारा लेना पड़ेगा या बाय बस हम यहाँ पर जाएँगे। और जम्मू तवी एक ऐसा जगह है जहाँ से जम्मू और कश्मीर के बीच की जो दूरियाँ उनसे लिंक होती हैं। यहाँ से कश्मीर या कश्मीर से फिर और आगे जाने के लिए यहाँ से हम इंटरलिंक मतलब ट्रेनों को जो यहाँ पे चेंज करते हैं। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको जम्मू से लेकर माता वैष्णो देवी के हर छोटे से छोटे पहलू को ये दर्शन कराएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि यहाँ का क्या महत्व है और लोगों से आपको बताएंगे कि लोगों की क्या राय है माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए और क्या क्या वो सोचते हैं और क्यों आते हैं वो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने। नमस्कार, अब हम आ गए हैं जम्मू तवी से लेकर कटरा तक की जाने वाली ट्रेन पर। यहाँ से रास्ता काफ़ी सुहाना है। इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी कनिष्क विक्रम सिंह। कनिष्क, पहले तो टनल चल रही है, टनल देख सकते हैं आप, बीच बीच में बहुत सी टनल आ रही हैं जो काफ़ी लंबी हैं। जो ट्रेन का रास्ता है काफ़ी सुहाना नज़र आ रहा है। विक्रम जी, ये बताइए सबसे पहले कि जो टनल आ रही है इतनी लंबी, ये जो ट्रेन का रास्ता बना है काफ़ी लाजवाब नज़र आ रहा है। सीनरी भी काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अभी देख सकते हैं कि कितने बेहतरीन नज़ारे हैं, इसीलिए हमने आप इन नज़ारों को देख के कह सकते हैं कि मतलब आपका मन जो है ना वो प्रसन्न हो जाएगा, जिसको कहते हैं कि शांति मिलती है। तो आप इसीलिए हमने इस ट्रेन के सफ़र को चुना है फ़िलहाल अभी, ताकि हम जम्मू से लेके कटरा तक के बीच में जो दृश्य आप देख सकते हैं तो आप ज़रूर बैठे बैठे सफ़र भी चल रहा है और मनोरंजन भी, सफ़र भी चल रहा है और मनोरंजन भी। तो आप देख सकते हैं इस बेहतरीन दृश्यों को। पर अगर आप बताइए कि अभी तक आपको क्या महसूस हुआ? फिर से हम टनल में एंट्री कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो क्या महसूस हो रहा है? मेरे को काफ़ी अद्भुत नज़ारा सामने, अद्भुत आप देख सकते हैं क्या बेहतरीन नज़ारे आपको दिख रहे हैं। बहुत ही लाजवाब देखने को मिल रहा है हमें और सुबह का मौसम भी सुहाना है, वो उसका अलग ही एक मज़ा है। इसी पर हम ज़्यादा चर्चा के लिए अपने दूसरे सहयोगी पास चलते हैं। सर एक सेकंड, थोड़ा साइड हटेंगे। दुर्गा जी, हम इस समय डेली डायरी पर हैं, तो थोड़ा बताइए डेली डायरी के बारे में। आपका सुहाना सफ़र कैसा नज़र आ रहा है? बहुत ही रोमांचक सफ़र है ये। जम्मू तवी से हम लोग निकल चुके हैं माँ वैष्णो देवी के लिए। कटरा तक का सफ़र ये जारी है और ये देखिए बाहर का जो नज़ारा है एकदम प्रकृति का बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। ये जैसे हम शिमला में जो टूर किए थे, शिमला की तरह एकदम ये नीचे से ऐसे वॉफ की तरह जो वेपर निकल रहे हैं वो बहुत ही आकर्षक और मनमोहक लग रहे हैं और बेहद ये प्रकृति के करीब जा रहे हैं और ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। बहुत ही सुहाना मौसम है, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम
स्वर्ग में है, बहुत ही अच्छा। जैसे कश्मीर, जम्मू कश्मीर को पृथ्वी का जो स्वर्ग कहा जाता है, वास्तव में ऐसा है और बहुत ही सुंदर मनमोहक मौसम है, बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। जय माता दी। विक्रम जी सबसे पहले एक बात बताइए, जैसे कि आपने जो डिसीजन लिया कि हम स्लीपर क्लास में चलेंगे, एसी को छोड़कर आप स्लीपर में आए, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था? देखिए, आप एसी में बंद शीशों के अंदर फिर से वही एक ज़िंदगी रहती है। आप देखिए, हम फिर से टनल में आ गए हैं, तो इसीलिए जब भी आप सफ़र तय कीजिए तो अगर आप कोशिश करिए तो अगर आप स्लीपर से या तो आप देश को भी समझ पाएंगे। और सब इस समय हम मौजूद हैं उधमपुर में, वही उधमपुर जो जम्मू से लेकर कटरा के बीच में काफ़ी अहम और खास कड़ी माना जाता है। इसी पर हमारे संग चर्चा करने के लिए मौजूद हैं दुर्गा प्रसाद जी। ये बताइए। उधमपुर जो कि भारत के स्ट्रेटेजिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और ये जम्मू कश्मीर का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है जहाँ पर सैनिकों की बहुत ज़्यादा तैनाती रहती है, जो पाकिस्तान के करीब, बॉर्डर के बहुत ही करीब है। और ये भारत की रणनीतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और टूरिस्ट दृष्टि से जो कि कटरा से और जम्मू तवी के बीच में पड़ता है, और इसका ये मतलब स्ट्रेटेजिक महत्व बहुत ही ज़्यादा है भारत के लिए। अगला स्टेशन कटरा है और हम कटरा पर उतर कर आपको कटरा के बारे में बताएंगे। बने रहिए डेली डायरी के साथ। हम इस समय मौजूद हैं कटरा रेलवे स्टेशन पर। जी हाँ, माता वैष्णो देवी के रेलवे स्टेशन पर। सामने आप देख सकते हैं माता वैष्णो देवी की चढ़ाई है। इसी पर चर्चा करने के साथ मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा विक्रम जी से। विक्रम जी बताइए, इस स्टेशन के बारे में बताइए सबसे पहले आप। सबसे पहले आप सबका वेलकम है कि हम वैष्णो देवी के धाम पे आ चुके हैं। आपको सबसे पहले बता दें कि ये शायद ही एकमात्र एक ऐसा स्टेशन होगा जहाँ पे आप देख सकते हैं कि माता वैष्णो देवी के नाम से ही ये स्टेशन का नाम ही पड़ गया है। अब कटरा से पहले आप उस चीज़ को देख सकते हैं उस नाम पे। और आपको बता दें कि यहाँ पे आपको एक आते ही एक जो कहते हैं ना सुख और शांति का एहसास होगा, वो ऐसा एक वातावरण है। और अगर आप कहीं दिल्ली से आ रहे हैं, जैसे कि अभी हम आ रहे हैं टीम पूरी ये, तो हमें उस चीज़ को हम बता नहीं सकते, उसको आप केवल भावनाओं में, और जब तक आप यहाँ पे आएंगे नहीं तब तक उस चीज़ को महसूस नहीं कर पाएंगे। आप देख सकते हैं शानदार मौसम, शानदार माहौल। तो दुर्गा जी आप बताइए, मतलब एक धार्मिक स्थल के ऊपर पूरा रेलवे स्टेशन बनाना ये काफ़ी बड़ी बात है। सबसे पहले तो माँ वैष्णो देवी के चरणों में सत नमन। मैं यही कहना चाहूँगा कि माँ वैष्णो देवी के नाम पे इस स्टेशन को बनाया गया ताकि जो तीर्थयात्री आएँ उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मुहैया करा सके। यहाँ पर लास्ट ट्रेन आती है, इसके बाद से यहाँ से लोग पैदल चढ़ाई करते हैं या अपने निजी साधनों से कुछ ऊपर तक जाते हैं। फिर यहीं से वैष्णो देवी की वास्तविक चढ़ाई का जो हमारा दौर है यहाँ से शुरू होता है। माँ वैष्णो देवी भारत के 52 शक्तिपीठों में से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इसका धार्मिक महत्व भी सबसे ज़्यादा है। थोड़ा आप विक्रम जी से कहूँगा, विक्रम जी थोड़ा हेलीकॉप्टर के बारे में बताइए, जो हेलीकॉप्टर से दर्शन लोग करते हैं उसके बारे में ये देखिए, ये व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा कि जो ऐसे लोग हैं जो अभी तक दर्शन नहीं कर पाते थे, कठिन चढ़ाई होती है करीबन आपको लगभग 10 से 12 घंटे, तो जो चढ़ाई नहीं कर पाते हैं उनके लिए भी माता वैष्णो देवी के दर्शन को सुलभ बनाया गया है। तो ये चॉपर्स व्यवस्था यहाँ पे दी गई है। और सबसे शानदार बात है कि आज मौसम खुला है तो चॉपर व्यवस्था में जो आने वाले हमारे दर्शक हैं उनके लिए मतलब इसके चार्ज वगैरह आपको थोड़ा पता है क्या है? करीबन जो इसके चार्ज पड़ते हैं वो 750 से लेकर 800 के बीच में है। और आपको बता दें कि ये भी आप जो बुकिंग है ये आप यहाँ आने से पहले करें, क्योंकि यहाँ आने के बाद शायद ही बुकिंग मिलना मुश्किल हो, क्योंकि काफ़ी लोगों का रश रहता है। तो आप इंटरनेट के माध्यम से इसको बुकिंग कर सकते हैं और पहले ही अपनी सीट को बुक करा सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। हम अब चढ़ाई के लिए तैयार हैं, हम लोग अपनी अपनी ड्रेस में तैयार हैं और हम जल्द से जल्द चढ़ाई पूरी करके, और चढ़ाई में जितनी भी चीज़ें आएंगी हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। बने रहिए डेली डायरी। मैं इस समय मौजूद हूँ चाय के बेहतरीन ढाबे पे। आइए हम बात करते हैं चाय के शौकीन कनिष्क विक्रम सिंह से, जो चाय के काफ़ी शौकीन हैं और काफ़ी तरह के चाय के टेस्ट के बारे में जानते हैं और काफ़ी अनुभव करते हैं। सबसे पहला आते ही आपको चाहिए होती है सुबह की एक फ्रेश चाय। और इस समय जम्मू में उतरने के बाद हम पहुँचे हैं एक ढाबे पे और यहाँ का लोकल टेस्ट आपको दिखाने। अभी इससे पहले हम खाना खा रहे थे, तो यहाँ का जो लोकल आप स्वाद आएगा वो काफ़ी है। और इसके बाद ये बेहतरीन स्पेशल चाय जो आपको कहते हैं कि अंदर जाते ही एक आपको नए उमंग और उत्साह भर देगी। जैसे विक्रम जी, एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपने तमाम टूरिस्ट डेस्टिनेशनों का सफ़र किया है, बहुत सारे जगहों पे, ऊटी, मनाली और गुवाहाटी, तो वहाँ के चाय बागानों में, वहाँ के चाय के टेस्टों में, यहाँ के चाय के टेस्टों में क्या अंतर आपको समझ में आता है? देखिए, आसाम की चाय जो टेस्ट की है वहाँ पे तो वो सीधे से गढ़ माना जाता है, लेकिन यहाँ की पहाड़ी चाय की आपको एक बात विशेष बता दूँ कि जो हल्का मिठास होती है, अगर आप आसाम की चाय पियेंगे तो वहाँ पे हल्का सा तगड़ापन रहता है क्योंकि आप पहाड़ी, लेकिन यहाँ पे जो चाय में मिठास है उसका एक अलग ही स्वाद आएगा। और
यहाँ पे देखिए हमारे दोस्त भी तो हमारे साथ मौजूद है इस समय चौरसिया जी। चौरसिया जी कुछ दूसरे मामलों में काफ़ी एक्सपर्ट है, लेकिन हम इनसे चाय पे सवाल करेंगे। चौरसिया जी, चाय के टेस्ट के बारे में क्या कहेंगे, तो क्या ख्याल है, कैसा है दिल्ली से देखिए, कैसा है? चाय में जो यहाँ का मज़ा है, मेरे ख्याल से दिल्ली में ऐसी चाय नहीं मिलती है। मैं और भी शहरों में गया हूँ, लेकिन यहाँ की चाय मुझे बिल्कुल अलग दिखी है। एक तो हमारा काफ़ी लंबा सफ़र हो गया जम्मू तवी तक, जम्मू तवी से फिर यहाँ कटरा आए हैं। उसके बाद थोड़ी बहुत थकान महसूस हुई थी, जिसके बाद हमने खाना खाया और जो बेहतरीन चाय मिली है इसका कोई भी जवाब नहीं है। जो मतलब कह रहा हूँ ना कि मतलब कई शहरों की चाय भी है, लेकिन इस चाय की बात ही अलग है। आइए आपको दिखाते हैं कि चाय का यहाँ पे थोड़ा सा अलग होने का रीज़न क्या हो सकता है। आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जहाँ चाय बनती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो चाय बन रही है ना, वो स्टील के बर्तनों में नहीं बन रही। हाँ, हमारे यहाँ स्टील के और उसमें बनती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तांबे के बर्तन में बन रही है। तो सीधी सी बात है, हम सुबह पानी पीने के लिए तांबे का यूज़ करते हैं तो पानी का स्वाद बदल जाता है। तो तांबे के बर्तन में अगर चाय बन रही है तो समझिए स्वाद क्या हो जाएगा। जी, अब हमने ये चढ़ाई शुरू कर दी है और हम शुरुआत से चढ़ रहे हैं। हमने बाणगंगा तक के लिए ऑटो नहीं किया है। हमारे सहयोगी विक्रम जी भी हमारे साथ हैं और हमारे दो सहयोगी आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि हमने बाणगंगा तक के लिए भी ऑटो नहीं किया है, क्योंकि हम चाहते थे कि यहाँ का जो मार्केट है वो रास्ते में चलते हुए देखें और उसका मतलब एक आनंद लें कि क्या है। हालांकि हमने एक गलती कर दी है कि हम बैग जो सबमिट करेंगे, जो रूम लेंगे, वो बाणगंगा में लेंगे। अब देखते हैं कि जो भारी बैग हमारे कंधे पे लटके हुए हैं, जिसमें कि हमारे कैमरे वगैरह भी हैं, उसको लेकर हम कहाँ तक चल पाते हैं और कब हम इन बैग को सबमिट करते हैं। आइए इससे ज़्यादा जानकारी लेते हैं विक्रम जी से। विक्रम जी बताइए। देखिए, अब हमने शुरुआत कर दी है, बाणगंगा की तरफ हम बढ़ रहे हैं आगे, क्योंकि वहाँ पे आपको एक चीज़ पहले बता दें कि जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको एक एंट्री पास बनवाना पड़ता है, जो हम आपको बाद में आगे चल के बाणगंगा पे दिखाएंगे भी कि कैसे उस पास को जमा करना है। उसके बाद ही आपकी एंट्री हो पाती है, क्योंकि सुरक्षा कारणों के चलते अब ये नया एक कह लीजिए नियम है। और एक अच्छी चीज़ है कि जब भी आप आते हैं और हर एक यात्री का यहाँ पे बायोडाटा सेव है कि कोई भी दिक्कत होती है तो तुरंत वो काम होता है। अब हम जो चढ़ाई चढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि लोकल मार्केट है। तो अगर आनंद लेना है तो आप सीधे आप इस मार्केट के बीच में से गुजरते हुए महसूस करेंगे, क्योंकि लोकल मार्केट हमेशा आपको एक ऐसा एहसास दिलाती है, एक ऐसी चीज़ दिलाती है कि आप हमेशा जानना चाहेंगे। जैसे हमारे आसपास घरों की मार्केट होती है, उससे बिल्कुल अलग आप यहाँ पे देखेंगे कि अलग अलग यहाँ पे जैसे चुन्नियाँ हैं माता की, तो यहाँ पे डंडे और वो कि ताकि जो यात्री एजेड हैं या जो थोड़ा सा भी दिक्कत महसूस करते हैं वो चलने के लिए आसानी से यहाँ पे डंडे और वो ले सकें। लेकिन आपको बता दें यहाँ के ड्राई फ्रूट फेमस है, तो आपको यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स की काफ़ी दुकानें आपको दिखेंगी। बाकी आप देख सकते हैं कि प्रखर आपको बताएंगे ज़्यादा चीज़ें। ये देखिए, यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं ड्राई फ्रूट की ज़्यादातर दुकानें यहाँ पर ड्राई फ्रूट की हैं और ड्राई फ्रूट जो होते हैं यहाँ के काफ़ी फेमस हैं। फेमस के साथ साथ यहाँ पर काफ़ी सस्ते ड्राई फ्रूट मिलते हैं, जो कि भारत में काफ़ी फेमस हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर ड्राई फ्रूट और सेब के लिए काफ़ी फेमस है। इसी पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुनील चौरसिया। सुनील चौरसिया, आप ड्राई फ्रूट खा खा के बॉडी बनाते हैं, तो बताइए इस पर थोड़ा बहुत। एक्चुअली जम्मू कश्मीर का ड्राई फ्रूट्स ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड काफ़ी फेमस है। और यहाँ पर जो भी ड्राई फ्रूट मिलता है वो काफ़ी उन्नत क्वालिटी का होता है। कहते हैं कि यहाँ के ड्राई फ्रूट्स में और या फिर इंडिया के किसी दूसरे हिस्से के ड्राई फ्रूट में या फिर वर्ल्ड के भी किसी दूसरे ड्राई फ्रूट में काफ़ी अंतर होता है। ये भी कह सकते हैं कि ज़मीन आसमान का अंतर होता है। यहाँ के अखरोट, बादाम, काजू सबसे ज़्यादा फेमस हैं। और प्रसाद में चढ़ने वाला जो सूखा हुआ सेब होता है, खैर कश्मीर तो अपने सेब के लिए जाना जाता है, और यहाँ के सेब की भी बात निराली है। जो सबसे बेहतर क्वालिटी के सेब यहाँ पर मिलते हैं। प्रखर, आपको बता दें कि हम 14 किलोमीटर के लंबे सफ़र के लिए निकल चुके हैं और अब तक करीबन हम 2 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं। और बाणगंगा का जो दरवाज़ा आप देख सकते हैं, सामने आपको बाणगंगा का द्वार दिख जाएगा। यहाँ पर बाणगंगा है और यहाँ से जेनुइन जो यात्रा शुरू होती है वो बाणगंगा से शुरू होती है। हमारे एक सहयोगी और हैं पीछे, वो कुछ सामान खरीद रहे हैं, शायद माता की चुन्नी खरीद रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है, हमारे साथ बने रहिए। माता वैष्णो देवी के सफ़र का ये ऐसा पड़ाव है जहाँ पर हम बाणगंगा तक के लिए सफ़र कर रहे हैं और पैदल मार्च कर रहे हैं। और ये पेड़ देख रहे हैं काफ़ी, यहाँ पर ये जय माता दी के वो टंगे हुए हैं। आप यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए यहाँ पर लोग बंधन बांधते हैं। जो भी इस पेड़ में, इस बरगद के पेड़ में, ये बरगद का पेड़ लड़कियों के लिए ख़ास माना जाता है, जो अपने पति व्रत के लिए लंबी उम्र के लिए इसमें बांध के जाती हैं। और ख़ासकर लड़कियां इसमें ज़्यादा बात की जाती है, क्योंकि उनके पति के लंबे उम्र की यहाँ पर मनोकामनाएं मानी जाती हैं। और यहाँ पर जो भी कोई भी भक्त जब यहाँ पर जो इस पट्टी को बात किया जाता है जय माता दी की, उसकी सारी मनोकामनाएं यहाँ पर पूरी होती है। डेली डायरी न्यूज़ की मुहिम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक यह मैसेज जाए।
हर लोग अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर आएँ और यहाँ पर पट्टी बांधें और माता जी का आशीर्वाद बना रहे, माँ वैष्णो देवी उनकी हर मनोकामनाएं को पूरा करें। हम इस समय बाणगंगा के काफ़ी नज़दीक हैं और बाणगंगा आने के बाद हमें एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ आने वाले सैलानियों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि यहाँ पर नेटवर्क नहीं आते और यहाँ पर उन्हें अपनी खुद की सिम नहीं चलनी बल्कि उन्हें दूसरी सिम लेनी पड़ती है। आइए एक दुकानदार से पूछते हैं कि जो सैलानी आते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है और कैसे वो नई सिम लेकर अपने जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। बताइए, मतलब यहाँ पर भाई जो नई सिम, मतलब हम सिम लेके आए हैं दिल्ली से, वो क्यों काम नहीं कर रही? सर ये आ गया जो JNK मिलिटेंसी एरिया है, डिस्टर्ब एरिया है, उसकी वजह से बाहर किसी में काम नहीं कर रही, बिलिंग वाला सिम काम करता है। तो यहाँ पे हम सिम आप तुरंत एक्टिव करते हैं? हाँ, हैंड टू हैंड सिम एक्टिवेट हो जाता है। फिर वो कितने दिन, मतलब हम आगे कभी आएंगे तो काम करेगी कि नहीं करेगी? 6 मंथ तक बैठेगा। तो आपने देखा कैसे भाई ने बताया कि जब हम नेक्स्ट टाइम भी आएंगे तो उस सिम को ही लेके आना पड़ेगा, क्योंकि जो बाहर की सिम होती है, जो बाहर के नेटवर्क होते हैं, उनको जम्मू कश्मीर में अलाउ नहीं किया जाता। तो ये वैष्णो देवी आने वाले सैलानियों के लिए सबसे बड़ी मुसीबतों का सामना यही है कि उनका जो फ़ोन होता है वो ऑन नहीं हो पाता, उनके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ पाते। तो हम अब सिम लेते हैं और देखेंगे वो कितनी देर में एक्टिव होती है, फिर अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। मैं इस समय मौजूद हूँ बाणगंगा में। बाणगंगा से आगे चढ़ाई करने के लिए आपको ये पास दिखाना पड़ता है। जब तक आप पास बनवाएंगे नहीं तब तक आपको वहाँ पर जाने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पास कंपलसरी है। ये पास केवल 6 घंटे के लिए मान्य होता है। आगे बढ़ने के लिए आपको ये पास दिखाना पड़ेगा। ये पास आप ये स्टेशन से ले सकते हैं या फिर बस स्टैंड से ले सकते हैं। देखिए, ये पास आपके नाम से जारी होता है, बाकायदे इसमें QR नंबर है और जिसे स्कैन करके यहाँ पे चेक करेंगे, बाकी आपके नाम से एक इशू होगा। यह पास आपको जानकारी के अनुसार बता दें कि यह पास पूरी तरह से निःशुल्क है। आइए देखते हैं आगे क्या प्रोसेस क्या होगा। अरे हो गया, एक ले लो ना। हम इस समय मौजूद हैं गुलशन कुमार के भंडारे में। जी हाँ, माता वैष्णो देवी की चढ़ाई करने पर जब आप नीचे से ऊपर की चढ़ाई करते हैं तब बीच में आपको माता वैष्णो देवी के भक्त गुलशन कुमार, जी हाँ गुलशन कुमार, जो कि माता वैष्णो देवी के काफ़ी पुराने और काफ़ी बड़े भक्त माने जाते थे, वो इस समय भंडारा कराते हैं। जी हाँ, वो भले ही इस दुनिया में नहीं हों, लेकिन उनकी कंपनी T सीरीज हर दिन यहाँ पे लाखों हजारों लोगों को भंडारा मुहैया कराती है। इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विक्रम जी। थोड़ा डिस्क्राइब करिए इस बारे में। देखिए, यहाँ की जो कड़ी चावल है वो उसके बारे में आप कहीं भी पूरे इंडिया में चले जाएंगे, आपको इसके बारे में हर आदमी से सुनने को मिलेगा। आपको बता दें, गुलशन कुमार, जी हाँ, T सीरीज़ के संस्थापक गुलशन कुमार ने ये शुरू किया था कि जो भी श्रद्धालु आए वो कहीं भी भूखा पेट ना रहे। तो ये ढाबा आप जैसे ही बाणगंगा के पास पहुँचेंगे उसके बगल में ही है, जहाँ से आप खाना खा के आगे बढ़ सकते हैं। और आपको बता दें कि गुलशन कुमार की भले हत्या हो गई हो, लेकिन इस जो ये लंगर है इसमें कभी भी किसी भी एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ हो जब ये लंगर ना चला। ये गुलशन कुमार का बहुत बड़ा योगदान है सब गरीबों के लिए, या जो भी माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए यहाँ आता है और कटरा से लेकर माता के दरबार तक की चढ़ाई करता है, उन सभी के लिए ये खाना मुहैया कराते हैं। ऐसे कुछ भक्त भी हैं जो खाना परसते हैं, पूरे दिन लगे रहते हैं और मतलब पूरे जो भी आता है उनको खाना खिलाते रहते हैं। हम भी इसी माता के भक्त का भोज कर रहे हैं और ये खाना हम प्रसाद के तौर पर चख रहे हैं। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। हम माता रानी की पूरी जर्नी आपको ऐसे ही दिखाते रहेंगे। तो अब आ गए हैं हम बाणगंगा पर। जी हाँ, ये वही गंगा है जिसके स्नान के बिना आप दर्शन करने नहीं जा सकते। माना जाता है कि अगर इसके स्नान के बिना आप दर्शन करने गए तो वो दर्शन अधूरे रहते हैं। माता वैष्णो देवी के दरबार पर काफ़ी लोग धनवान भी आते हैं जो कि गरीबों को खाना या पैसे देकर उनका पेट भरते हैं। आइए उन्हीं में से एक से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका ये भंडारा टाइप में करने का क्या मकसद है। जी आप बताइए सर, आप मतलब ये गरीब बच्चों को खाना और 10-10 रुपये बांट रहे हैं, इसका आपका क्या मकसद है? ये कंजक होती है, हम सब में करते हैं ये। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? अमृतसर। अमृतसर से आए हैं, तो माता रानी के दर्शन करने आए हैं और इसके साथ साथ आप गरीब बच्चों को खाना और रुपए भी बांट रहे हैं। जी ये करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। चलिए, धन्यवाद सर। देखिए, अभी तक हम जो थे वो नॉर्मल रास्ते से चल रहे थे जहाँ से हर एक यात्री जाता है, लेकिन अब फिलहाल हमने अपने एज ग्रुप के हिसाब से सीढ़ियों का रास्ता चुना है। 360 सीढ़ियाँ हैं। अब हम इन सीढ़ियों के थ्रू आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप जो नॉर्मल रास्ता देख रहे थे वो उधर से है, लेकिन अगर आप चाहें कि रास्ता थोड़ा छोटा हो और सीढ़ियाँ चढ़ने में कुछ समस्याएं नहीं होती हैं तो आप इन 360 सीढ़ियों को चढ़ के थोड़ा जल्दी माता के दरबार तक पहुँच सकते हैं। तो
जी हाँ, अब हम आ चुके हैं अर्धकुमारी। जी हाँ, पिछले 2 घंटे से हम चलकर नीचे से अब तक अर्धकुमारी पहुंचे हैं और अर्धकुमारी पे आप पीछे नज़ारा देख सकते हैं, कितना शानदार नज़ारा दिख सकता है। और साथ ही आपको ये बता दें कि अर्धकुमारी ये वही गुफा है जहां माता वैष्णो देवी भैरव बाबा से छुपकर कुछ दिन रुकी थी। इसी पर ज़्यादा प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दुर्गा प्रसाद मिश्रा जी। दुर्गा जी, थोड़ी इस कहानी पे, माता और भैरव बाबा की जो कहानी है उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए और बताइए कि कैसे ये नज़ारा शानदार है, इसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करिए, कैसे पूरा वैष्णो देवी बस चुका है। जैसे कि माता वैष्णो देवी और भैरव जी के बीच जो एक विरोधाभास था, उसको लेकर के दोनों लोगों में बहुत ही मतभेद था। और भैरव जी जब माता वैष्णो देवी को मारने के लिए आए तो माता वैष्णो देवी उसी गुफा में छिप गई। आज वही गुफा भारतीय धर्म में, हिंदू धर्म के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ये वैष्णो देवी की चढ़ाई के दौरान ये अर्धकुमारी जिसे कहते हैं, वो गुफा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वो प्राकृतिक नज़ारा, प्राकृतिक छटाओं के बीच में बसा हुआ ये गुफा, यहाँ से स्नान करने के बाद लोग आगे की यात्रा को तय करते हैं। तो का विवरण देते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अर्धकुमारी के बाद हम धीरे धीरे माता वैष्णो देवी के भवन तक जाएंगे और बीच बीच में जितनी भी चीज़ें हमें मिलती रहेंगी हम आपको उससे अवगत कराते रहेंगे। तो अब हम पहुंच चुके हैं एकदम अर्धकुमारी पे, लेकिन उससे पहले आपको एक नज़ारा दिखाते हैं, शानदार शाम का नज़ारा जो आपका मन को मोह लेगा। आप देख सकते हैं पूरा जम्मू आपके सामने है और वो भी जगमगाता जम्मू। जी हाँ, आपको यहाँ से अब पूरा का पूरा जगमगाता शहर दिख रहा होगा। ऐसा लग रहा होगा पहाड़ों के बीच में कोई जुगनू चमचमा रहा हो, लेकिन ये जम्मू शहर है माता वैष्णो देवी के दरबार से। हम आपको पूरा जम्मू का एक लुक दिखा रहे हैं। आज हमारा दिन बहुत बेहतरीन है कि मौसम खुला हुआ है और आप देख सकते हैं ये जगमगाता हुआ जम्मू। और आपको वहाँ नीचे से दिखा देंगे जो एक रेखा के रूप में लाइट जल रही है, वो है माता वैष्णो देवी के दरबार की चढ़ाई, जिसको अभी हम चढ़ के आ रहे हैं। और आपको बता दें कि व्यवस्था इतनी सुधर चुकी है कि हर सीढ़ियाँ चढ़ने पे और हर चढ़ाई की जगह पे लाइट है, तो ऐसे में आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ अब लाइट है, शाम होते ही ये लाइटें जल जाती हैं, तो आपको चढ़ने में कोई भी दिक्कतें नहीं आने वाली हैं। तो आप माता वैष्णो देवी के दरबार आना चाहते हैं तो जम के आइए और ऐसे मनमोहक दृश्यों को देख के जो शांति मिलेगी, जो सुख मिलेगा, उसकी अनुभूति केवल आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। और आपको बता दें कि अब इसी के बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आपका सफर का हर एक सफरनामा आपके पास होगा। मौजूद है जो माता के दर्शन करने जा रहे हैं और इस एज में भी इनका हुनर देखकर, उनका जज्बा देखकर ऐसा नजर आ रहा है कि हम जैसे लोग भी पीछे नजर आ रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि माता के दर्शन के लिए ये इनकी कितना क्रेज है। आप बताइए आंटी जी, क्या आप माता के दर्शन करने जा रहे हैं? और जैसा मैं सुनता आ रहा हूँ आप बहुत लंबी दूरी से जय माता दी करते आ रहे हैं, जैसे हम भी थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहे हैं, आप कैसे महसूस कर रहे हैं? माता रानी का वही आशीर्वाद है, इसलिए माता रानी की उसने हमें शक्ति है तभी हिम्मत चल दी है, रहे हैं। ताकत दी है, हौसला इसलिए बढ़ाया माता रानी हमारा की शक्ति की वजह से यहाँ बोल तक पा रहे हमारे हैं। हाथ पकड़ के वरना खींच के हिम्मत लाई नहीं हमें थी, आने की ना। अब यहाँ आप तक लाई, मतलब आगे भी लेके जाएगी आगे वो भी हमें। पूरा। आगे आराम से आप लोग अब बताइए, है आप क्या? लोग compete कर पा रहे हैं अपने सीनियर से? मैम थकान फील नहीं हो रही मुझे तो। बच्चों ने तो इतना साथ दिया, पूछो मत, कुछ उठाने नहीं दिया है बच्चों। हमें थकान फील नहीं हो रही। चलिए, इन्हीं लोगों के जज्बे से आज के युवा भी माता के दर्शन के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और माता के दर्शन के लिए तैयार रहते हैं। हम भी चलते हैं और आगे ऐसे ही कुछ दर्शकों से आपकी मुलाकात कराएंगे और देखते रहिए हमारे साथ डेली डायरी। और आप देख सकते हैं अब डेली डायरी की टीम चल रही है भवन की तरफ। जी हाँ, हम भवन की तरफ चल रहे हैं। आपको बता दें थोड़ा रश कम है क्योंकि ये ऑफ सीजन चल रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारे आगे जो जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि हमने वो रास्ता चुना है जो थोड़ा सा अलग है, जहाँ पे खच्चर और उससे नहीं जाते हैं। और मेरे दोस्त यहाँ पे साथ में चल रहे हैं, वो बताना चाहेंगे इस रास्ते के बारे में, तो बताइए। मैं ये आपको बताना चाहूँगा, दरअसल ये जो मार्ग है इस बहुत कम यूज़ किया जाता है। इस मार्ग को हिमकोटी मार्ग कहा जाता है और दरअसल ये सिर्फ पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये मार्ग है। और जो ये अर्धकुमारी की एक गुफा, छोटी सी जो गुफा है, उसके अंदर से रास्ता मिलता है, जबकि जो दूसरा सामान्य रास्ता है वो अर्धकुमारी के दाईं ओर से जाता है। जो बाकी के जो सवारी पूरी होती है, घोड़े वगैरह और जो जितने भी सभी लोग होते हैं, इस रास्ते के बारे में दरअसल बहुत कम लोगों को पता है। इस वजह से यहाँ पर भीड़ भाड़ आप कम देख रहे हैं। इसे हिमकोटी मार्ग कहा जाता है। प्रखर ये ब्रह्म
अर्धकुमारी से माता वैष्णो देवी जाने का ये पैदल मार्ग है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे बनाया गया है। बाकी और दूसरा मार्ग जो घोड़े द्वारा जाया जाता है वो वही अर्धकुमारी से कट के दूसरे रास्ते पे चले जाते हैं। ये रास्ता ये नया है, नया रूट का निर्माण किया गया है लोगों को, यात्रियों की सुविधाओं को देख करके, और आप इस पे दिन रात कभी भी चढ़ाई कर सकते हैं। 24 आवर ये रास्ता चालू रहता है। ये काफ़ी लाइटिंग की व्यवस्था भी करी गई है यहाँ पे, ताकि हमारे जो यात्री हैं, हमारे जो तीर्थयात्री हैं, उनको आने जाने में कोई दिक्कत न है। सिक्योरिटी सुरक्षा के भी काफ़ी इंतजाम किए गए। ये बैरिकेडिंग भी की गई है, किसी प्रकार की कोई भी मतलब यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। बहुत ही अच्छी सुविधा दी गई। और आपको थोड़ा सा बता दें कि यहाँ पे हैं जो आप तो चारों तरफ देख रहे होंगे पहाड़ है। तो अभी आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि कभी भी आएँ तो यहाँ पे देखिए एक डेंजर का बोर्ड भी लगा हुआ है, जहाँ की साफ साफ लिखा है कि लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। और अभी कुछ दिनों पहले ही कहें तो 6 से 7 महीने पहले यहाँ पे चट्टान भी गिरी थी। तो आप हमेशा जब भी आएँ तो इस चीज़ को ध्यान रख के चलें कि रास्ते के बीचों बीच चलें, क्योंकि ये लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है तो कभी भी भूस्खलन हो सकता है। और इसीलिए जगह जगह पे ये बोर्ड्स भी लगाए हुए हैं। तो ऐसे ही बढ़ते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे पूरी खबर। और जो आप ये ऊपर टेंट देख रहे हैं, जो टीन है ये ऊपर लग रही है, वो सिर्फ इसी वजह से लगाई गई है ताकि जो ऊपर से पत्थर गिरे, जो ऊपर से लैंडस्लाइडिंग के दौरान जो पत्थर गिरे वो इनकी वजह से रुक जाए और श्रद्धालुओं को कोई भी किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना हो। प्रखर और हमारे साथ कुछ दोस्त लोग भी अब मिल गए रास्ते में, चलते रहिए। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से आए हैं। हाँ। कब पहुंचे? आज ही पहुंचे लगे? आज ही पहुंचे करीबन। और आपसे पूछना चाहेंगे, इतने मस्त जयकारा आप लगा रहे हैं, साथ में आपका दोस्त भी है, हम सब कैसा लग रहा है? माता की पुकार है, जा रहे हैं। आप जय माता दी, जय माता दी। आप देख सकते हैं कि जय माता दी, कितना सारा जोश छुपा है। दिल्ली से आई है ये टीम, रात को 8 बज रहा है, लेकिन शायद आपको मेरी आवाज ना सुनाई दे रही हो। मेरी आवाज की जरूरत भी नहीं है। दरबार की दोस्त कुछ बोलना चाहेगा? कुछ बोलना चाहोगे? जय माता दी बोल, जय माता दी बोल दो। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है आपको यहाँ के? अच्छा लग रहा है आपको? क्या ठंड का एहसास हो रहा है आपको? हाँ, ठंड का तो एहसास हो रहा है, पर माता की धुन में कुछ ठंड का एहसास लग रहा है। देखिए यहाँ पे जितने भी लोग चल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ठंडी बढ़ रही है, लेकिन एहसास नहीं हो रहा। और आपको अपनी टीम से मिलवाते हैं, वो भी नए जोश में आ गई है। जय माता दी, वैष्णो देवी के जोश में। तो जय माता दी, ये देखिए जय माता दी। टीम डेढ़ में भी जोश आ गया है। जय माता दी। और यहाँ से कुछ लौटते हुए दोस्त भी हैं, देखिए लौटते हुए दोस्त भी जोश में है। पूरा माहौल माता वैष्णो के दर्शन के लिए रम गया है। थोड़ा तो हम पहुंच चुके हैं भवन पे। जी हाँ, जिसके लिए हम पैदल चल के आ रहे थे। एक सफ़र तय किया है और एक खुशनुमा सफ़र तय किया। रास्ते में बहुत कुछ हमें मिला है जो आप देखेंगे और आपको मज़ा भी आएगा। ये देखिए, ये भवन का रास्ता है। अब इसके आगे मोबाइल से अलाउड नहीं है, ना ही कोई कैमरा अलाउ है, तो हम भी यहीं तक अलाउड हैं कि हम कुछ कर सकें। और आपको बता दें कि अब यहाँ के बाद आप देखिए चेकिंग हो रही है, उसके बाद यहाँ से लोग जो आगे जाएंगे वहाँ पे भवन है और माता रानी के सीधे दर्शन होते हैं। एक चीज़ समझ में आई है कि यहाँ पे कोई भी भागम भाग नहीं है। भागम भाग इसलिए कि किसी को भी आगे पीछे आने की दौड़ नहीं है। लेकिन जब हम शहरों में जाते हैं, जब हम कहीं और देखते हैं तो वहाँ पे लोग लड़ने लगते हैं केवल 2 मिनट आगे पीछे होने के लिए। तो हमें सोचना होगा कि अगर हम मंदिर में घंटों बिना कुछ शब्द कहे खड़े हो सकते हैं, तो शायद हम रोड पे और अपने घर में भी अपने मन को शांत रख के हर वो काम कर सकते हैं जो आसानी के साथ हो जाए, चाहे दर्शन हो या एक सीख हो। जय माता दी। तो हम पहुंच चुके हैं काल भैरव के दर्शन करने। जी, आपको बता दें कि भवन में माता रानी का दर्शन करने के बाद जब तक आप काल भैरव का दर्शन नहीं कर लेते हैं, तब तक ये यात्रा सफल और संपन्न नहीं मानी जाती है। आपको पीछे इसकी एक कहानी बता दें कि आप यहाँ देख सकते हैं कि भैरव बाबानाथ के ऊपर पौराणिक कथा लिखी हुई है कि आखिर काल भैरव जी की ये जो यात्रा संपन्न करने से पहले दर्शन क्यों जरूरी है। आपको बता दें, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जब भैरवनाथ बाणगंगा से माता का पीछा करते हुए चरणोपादिका और गर्भ पूजन से होता हुआ माता की पवित्र गुफा तक जा पहुंचा, तो उसने गुफा में प्रवेश करने का दुस्साहस किया, जहां पे उनकी सीधी लड़ाई हनुमान जी से हुई। आपको बता दें, ये देख माता को गुस्सा आया और वो अपनी गुफा से बाहर निकली और उसके बाद उन्होंने भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन जैसे ही धड़ से अलग करने के बाद
भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो माता के चरणों में गिड़गिड़ाते हुए क्षमा याचना की। माता तो हमेशा दयालु होती है, चाहे आपकी माँ हो चाहे वो माता रानी हो। तो माता रानी ने उनको उसके बाद क्षमा करते हुए ये आशीर्वाद दिया कि जब तक काल भैरव का दर्शन श्रद्धालु नहीं करेंगे तब तक उनकी मनोकामना और उनकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाएगी। तो माता वैष्णो देवी की जर्नी हमारी समाप्त होती है और हम आ चुके हैं कटरा रेलवे स्टेशन के बाहर। इसी के साथ मैं अपने दो सहयोगियों से कहूँगा कि एक एक लाइन में अपनी बात कहें और इस चीज़ का अंत कर हम रेलवे स्टेशन की तरफ लौटेंगे और अपनी ट्रेन पकड़ेंगे। बेहतरीन यात्रा, बेहतरीन लम्हे, और उन लम्हों में क्या कुछ समेटा है वो आप भी देखेंगे डेली डायरी पे। और आपको बता दें कि ऐसी ही ये यात्रा चलती रहेगी। टीम डेली डायरी हर जगह मिलती रहेगी और कुछ ऐसे ही हसीन लम्हों और यादों के साथ आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया रूबरू कराते रहेंगे। इसी के साथ एक सफ़र यहाँ पे बेहतरीन आशीर्वाद लेने के साथ जहाँ ख़त्म हुआ है तो एक नया सफ़र शुरू भी होगा। माता वैष्णो देवी के दरबार में अद्भुत शांति मिलेगी आपको। और यहाँ पर टीम डेली डायरी की पूरी शिद्दत के साथ माता वैष्णो देवी के दर्शन को किया और वहाँ पर आज समाप्त किया। आज पूरे दर्शन पूरी तरह से संपन्न हुआ। आज हम इस समय कटरा में खड़े हैं और ये दर्शन पूरी तरह से संपन्न हुआ। माँ वैष्णो देवी सभी को आशीर्वाद प्राप्त करें। जल्द ही हम अदर लोकेशन में मिलेंगे, कहीं एक किसी भी अलग लोकेशन जहां पर हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकें, उस जगह के बारे में बता सकें। देखते रहिए और बने रहिए।